मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम लोग यूनिट 10 मीन टू से द एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कई वीडियोज में पढ़ेंगे। ये इस यूनिट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक पोजीशन, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसके बाद देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट रिलेशन शो करते हैं, उसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। और लास्ट में देखेंगे डायगोनल रिलेशन बिटवीन Li एंड Mg एंड Be एंड एयर। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन होता है और बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक पोजीशन। मेरे बेटे सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स in which last electrons enter in s orbitals are termed as s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप 1 में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं और इन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मीन्स होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब हम जो एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ली ना की रब से फरियाद याद करने के लिए ये तरीका है। और इसमें फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता है। बी, Mg, Ca, Sr, Ba,
आर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब हम इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो इसका 3 होता है, इसमें 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, फिर 8 ऐड किया 19, फिर 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37, फिर 18 ऐड करेंगे 55, फिर 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87। तो इसको याद करने के लिए तरीका ये है कि यहां से यहां पर एटॉमिक नंबर लिखने के लिए 8 ऐड करेंगे, यहां से यहां पर लिखने के लिए 8, फिर इसके बाद 2 टाइम्स 18, आफ्टर दैट 32। इसी तरीके से इसका भी एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो बेरिलियम का हो जाएगा 4, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, कैल्शियम का हो जाएगा 20, प्लस 18 38, प्लस 18 56 और प्लस 32 हो जाएगा 88। तो ये तो रहा एटॉमिक नंबर। इसमें एल्कली मेटल्स में सीजियम लिक्विड स्टेट में होता है, फ्रेंसियम लिक्विड स्टेट में होता है, बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये सभी एल्कली मेटल्स हैं। इसमें बेरिलियम एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं किया जाता। अब अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की नंबर देखें तो नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स will be 5 and the number of alkali metals will be 6। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इट इज सिमिलर टू alkali metals, but situated at middle top of periodic table। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, सिमिलर टू alkaline earth metals but situated with inert gases। तो हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाते हैं और हाइड्रोजन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन
s ऑर्बिटल में जाते हैं। तो ये दोनों ही s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी पीरियोडिक पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट ब्लॉक्स में रखा गया है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स देखें तो उसमें ये इंक्लूड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नंबर ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी 40। तो ये तो रहा पीरियोडिक पोजीशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिथियम का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, और वो है जिस पीरियड के एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उससे जस्ट पहले की इनर्ट गैस लिखेंगे। Ig माइनस मीन्स जस्ट पहले की, पहले वाले पीरियड की जो इनर्ट गैस होगी उसे लिखेंगे, और इसका होता है NS1। जस्ट पहले वाले पीरियड की इनर्ट गैस लिखेंगे, और इसका होता है NS2। अब फर्स्ट पीरियड में जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। सेकेंड में नियॉन है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। थर्ड पीरियड में जो इनर्ट गैस है वो है आर्गन। फोर्थ में क्रिप्टन। फिफ्थ में जीनॉन। सिक्स्थ में रेडॉन, और सेवेंथ में ऑर्गेन्सन। ये तो इनर्ट गैसेस रही। तो जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतना तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे उनको हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे अगर हम लिथियम का लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये सेकेंड पीरियड का है, और इससे जस्ट पहले में पहले वाले पीरियड में जो इनर्ट गैस होगी वो है हीलियम। तो हीलियम 2s1। इसका हो जाएगा नियॉन 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s1। रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिफ्थ पीरियड में हमें फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस लिखनी होगी, दैट इज क्रिप्टन 5s1। इसका हो जाएगा जीनॉन 6s1, और इसका हो जाएगा रेडॉन 7s1। बिल्कुल इसी तरह हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और इसका हो जाएगा बेरिलियम का He 2s2, नियॉन 3s2। कैल्शियम का हो जाएगा आर्गन 4s2। स्ट्रॉन्शियम का हो जाएगा क्रिप्टन
क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन तक क्रिप्टन की तरह रहेगा और जो रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम 5s2 करके रिप्रेजेंट करेंगे। बेरियम का हो जाएगा जीनॉन 6s2 और रेडियम का हो जाएगा Rn 7s2। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से निकल जाते हैं और जब निकल जाएंगे तो इसमें M+ आयन बनेगा और इसमें बनेगा M2+। मैंने बताया था ये सभी एल्कली मेटल्स हैं और इनमें इन 5 मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर किया जाता है। बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। Group first, elements mean to say alkali metals. Group second, mean to say alkaline earth metals. अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, इसलिए जो साइज ऑफ एटम्स होगा वो लगातार कम होता जाता है। सो एल्कली मेटल्स have largest size in a period and alkaline earth metals have comparatively large size in a period. Radius of alkali metal is greater than radius of alkaline earth metal in a period. क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट्स होने के कारण इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इन कंपैरिजन टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका चार्ज कम और इसका ज्यादा होगा, इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो एल्कली मेटल्स का साइज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो होगा Li से ज्यादा होगा सोडियम की रेडियस, सोडियम से ज्यादा होगी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
फ्रेंसियम। बिल्कुल इसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी साइज होंगे। बेरिलियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, इससे ज्यादा होगा कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, उससे ज्यादा बेरियम का, और सबसे ज्यादा होगा रेडियम। क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैल्यू ऑफ एन मीन टू से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए साइज ऑफ एटम लगातार इंक्रीज होगा। अगर हम आयंस में देखें तो साइज ऑफ आयंस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आर लगातार इंक्रीज होती है। Li से ज्यादा होगा Na प्लस का, Li प्लस से ज्यादा होगा Na प्लस का, Na प्लस से ज्यादा होगा K प्लस का, उससे ज्यादा होगा Rb प्लस आयन का, उससे भी ज्यादा होगा सीजियम प्लस आयन का, और उससे भी ज्यादा होगा फ्रेंसियम प्लस आयन का। और फ्रेंसियम को क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत कम स्टडी किया गया। अब अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस का साइज देखें तो Be2+ से ज़्यादा होगा Mg2+ का, इससे ज़्यादा होगा Ca2+, इससे ज़्यादा होगा Sr2+, इससे भी ज़्यादा होगा Ba2+। अगर हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटम्स के साइज को कंपेयर करें तो मैंने बताया कि एल्कली मेटल्स हैं Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba। इन दोनों के साइज को कंपेयर करने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहले इस तरीके से W बनाएंगे, फिर N, साइज इस तरीके से इंक्रीज होगा। बी से ज्यादा साइज होगा लिथियम का, बेरिलियम से लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा होगा सोडियम का, उससे ज्यादा होगा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और अगर हम आयंस में कंपैरिजन करें Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Ba2 प्लस। इसमें साइज के लिए हम इस तरीके से पहले दो N बनाएंगे, B से ज्यादा होता है Mg का, Mg से ज्यादा होता है लिथियम का, लिथियम से ज्यादा होता है सोडियम का। सोडियम आयन का ज्यादा होता है कैल्शियम आयन से। इधर कैल्शियम से ज्यादा होता है स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। साथ साथ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो Li प्लस आयन है इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये निगेटिवली चार्ज आयन जिसके साथ ये कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, उसके साइज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन कर देता है।
और बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का हो जाता है। Li प्लस फॉर्म्स कोवेलेंट compounds while rest ions form ionic compounds। ये तो रहा साइज के बारे में, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैसियस एटम की ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from an isolated gaseous atom in ground state is called as ionization enthalpy। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न देखेंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस वो ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन टू से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो एल्कली मेटल से ज्यादा होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रहा। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो वो एल्कली मेटल्स के लिए ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसका कारण क्या है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल प्राप्त होगा, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। आफ्टर रिमूवल ऑफ first electron fully filled orbit requires more energy for ionization। अब अगर हम टॉप टू बॉटम देखें
तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उसे निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी कम होती जाएगी। अगर हम एल्कली मेटल्स का ऑर्डर देखें तो Li के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मीन टू से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Li सबसे ज्यादा होगी, उससे कम Na की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम की, उससे कम सीजियम की। और अगर हम इसमें देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम की, उससे कम होगी मैग्नीशियम की, उससे कम होगी कैल्शियम की, उससे भी कम होगी स्ट्रोंशियम की, और उससे कम होती है रेडियम की, और सबसे कम होती है बेरियम की। रेडियम की बेरियम से ज्यादा क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि रेडियम में 32 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं इन कंपेरिजन टू बेरियम, और 32 प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है या बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाती है। ड्यू टू 32 more protons, Z effective becomes greater at any electron. So required energy becomes more for ionization. तो जो एल्कली मेटल्स हैं उनके लिए ऑर्डर ये रहता है, सबसे ज्यादा लिथियम का और सबसे कम होता है सीजियम का, और जो सीजियम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके लिए ऑर्डर ये रहता है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि रेडियम का ज्यादा होता है बेरियम से, और उसका कारण ये है 32 मोर प्रोटॉन्स। 32 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाता है। ये तो रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेरे बेटे अब हम देखेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। 1 मोल आयंस का हाइड्रेशन होते समय जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। The change in enthalpy during hydration of one mole ions is called hydration enthalpy। अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लिया कोई भी मेटल है M,
ये गैसियस स्टेट में, इसे गैसियस स्टेट में लाने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है, और जो एनर्जी दी जाती है उसे कहा जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैसियस स्टेट में आने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन। और गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इस तरीके से हमें आयन मिलता है, और इस आयन से जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो एक्वेटेड आयन मिलता है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे लिथियम आयन है, तो जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में के कांटेक्ट में आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, और ये आयन इस पोलर मॉलिक्यूल्स के अपोजिटली चार्ज एंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा मीन टू से ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को एटम्स को रिपेल करेगा, तो वो अपोजिट साइड होंगे, और इस तरीके से टेम्परेरी बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इससे एनर्जी रिलीज हुई। और इसी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। कहीं भी बॉन्ड बनता है तो वहां पर एनर्जी निकलती है, तो जब आयन एक्वेटेड होगा तो उस समय भी एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे बिंदु से उतनी ही ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to the charge density phi, and its value is charge upon radius। अगर हम एल्कली मेटल्स में देखें LiNaKRbCs, तो यहां से यहां अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो R की वैल्यू इंक्रीज होती है और चार्ज सभी आयंस पर सेम रहता है, इसलिए वैल्यू ऑफ फाई विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन R लगातार
इंक्रीज हो रहा है, चार्ज सेम है, तो फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। फाई डिक्रीजेस, क्योंकि चार्ज सेम है और यहां से यहां अगर हम मूव करेंगे तो आर की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, जिससे फाई की वैल्यू कम हो जाएगी। और मैंने बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। मीन टू से नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार कम होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है, और जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो जो अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी वो भी कम होगी। तो नंबर ऑफ अटैच्ड H2O molecules decreases। अब जब नंबर ऑफ अटैच्ड मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगी तो जो आयनिक मोबिलिटी होगी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ सॉल्वेटेड आयन, मतलब जो आयन है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, और वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा अटैच होंगे वो उतना ही भारी भरकम हो जाएगा और उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो Li जो कि एक्वेटेड होगा, जब Li प्लस, तो उसमें नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा और CS में सबसे कम होगा, इसलिए आयनिक मोबिलिटी अगर हम देखेंगे, ये सभी एक्वस स्टेट में है, तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी देखेंगे तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एक्वेटेड आयंस वो इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से ये तो रहा ग्रुप 1 आयंस के लिए, और अगर हम ग्रुप 2 आयंस के लिए भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न ही होगा। Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Ba2 प्लस। और जब ये एक्वेटेड होंगे तो इनके लिए भी पैटर्न सेम ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे रेडियस की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी और इंक्रीजेस। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आर इंक्रीज, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ अटैच्ड H2O मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार कम हो रहा है तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक बात और देखने वाली है, वो ये है कि दोनों में कंपेयर किया जाए हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए या हाइड्रेशन एनर्जी, तो एल्कली मेटल्स की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज कम होता है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। इसलिए अगर हम हाइड्रेशन टेंडेंसी देखें
तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज़्यादा होगी और एल्कली मेटल्स की कम होगी। फाई और एल्कली मेटल्स इज वेरी वेरी लेस देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज कम है, इसलिए हाइड्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। हाइड्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन टू से CaCl2 0.6H2O, MgCl2 0.6H2। अगर हम ये मैंने जो लिखा है वो इसके लिए लिखा है, और अगर हम एल्कली मेटल्स के लिए देखें तो लिथियम में हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। आगे जाने पर हाइड्रेशन टेंडेंसी कम होती जाती है, लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए LiCl लिथियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जबकि Na सोडियम पोटेशियम एंड रेस्ट ऑल डोंट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जब किसी आयन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा जाता है। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि उतने ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा ऐड होंगे जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी फाई चार्ज अपॉन रेडियस होता है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं लगातार रेडियस इंक्रीज होती है, जिससे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती है, या ये कहें नंबर ऑफ अटैच्ड H2O मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होती है। अब नंबर ऑफ अटैच्ड मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होगी तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, और अगर नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एक्वस आयंस है वो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं हाइड्रेशन टेंडेंसी कम होने के कारण लगातार इंक्रीज करती है। मैंने ये भी बताया कि अगर एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कंपेयर किया जाए तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। उसका रीजन क्या है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी फॉर एल्कली मेटल्स इज वेरी वेरी लेस देन द चार्ज डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, यानी कि हाइड्रेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं। जबकि अगर एल्कली मेटल्स में देखा जाए तो केवल लिथियम में हाइड्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उसके सॉल्ट तो हाइड्रेटेड होते हैं, लेकिन जो अदर मेटल्स हैं उनके सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं होते। ये तो रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। प्रत्येक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर अपने ही ग्रुप के रेस्ट मेंबर से
डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, इसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण होता है स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर एंड एब्सेंस ऑफ d orbitals and high electronegativity। कुछ एबनॉर्मलिटीज लिथियम की देखेंगे। एक तो यह अदर एल्कली मेटल से हार्डर होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, जबकि अदर एल्कली मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अदर एल्कली मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आकर टर्निश हो जाते हैं, मीन टू से उनकी चमक कम हो जाती है, लेकिन लिथियम एयर से अफेक्टेड नहीं होता। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है और उसका कारण है हाई लैटिस एनर्जी, जबकि अदर एल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड नहीं बनाते। अदर एल्कली मेटल्स एथी के साथ रिएक्ट करके इथेनाइड बनाते हैं, जबकि लिथियम इथेनाइड नहीं बनाता। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन देती है। मतलब लिथियम नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होता है, जबकि अदर मेटल्स के नाइट्रेट डिकम्पोज होकर मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, जबकि अदर एल्कलाइन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इट इज हार्डर एंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। It forms covalent compounds while other alkali metals form ionic compounds. It has no effect of air while other alkali metals get tarnished. It forms lithium nitride unlike other alkali metals. It does not form ethanide unlike other alkali metals. Lithium nitrate decomposes to lithium oxide, while nitrates of other alkali metals decomposes to metal nitrite and oxygen. Lithium hydroxide is weak base, while sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases. अब हम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम देखेंगे। तो बेरिलियम अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से हार्डर भी होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जबकि अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक नहीं होते। इसकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है, जबकि अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये तो रहा एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब हम देखेंगे डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन का मतलब है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं।
इसे ही डायगोनल रिलेशन कहते हैं। और इसका कारण क्या है? ड्यू टू सेम साइज एंड पोलराइजिंग पावर। इनका साइज और पोलराइजिंग पावर अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम में जो सिमिलरिटीज हैं उनमें पहली ये है कि दोनों ही अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से ज्यादा हार्ड होते हैं और साथ ही साथ बहुत हल्के होते हैं। बोथ आर हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। दोनों का ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगभग समान होता है। बोथ हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दोनों के क्लोराइड डिलिक्विसेंट होते हैं, मीन टू से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। लिथियम क्लोराइड LiCl.2H2O के फॉर्म में होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2.6H2O के फॉर्म में होता है। दोनों ही नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। दोनों के हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली वीक होते हैं। कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड ऑक्सलेट्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम देखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये लेस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और साथ ही साथ दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दोनों के ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दोनों के क्लोराइड में क्लोरीन एटम ब्रिज्ड होता है, तो BeCl2 एंड AlCl3 हैव ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। दोनों ही एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और दोनों के कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ये तो रहा डायगोनल रिलेशन